Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, MSc PhD in Biology. तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में से। टॉपिक होगा आज का हमारा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। कैसे होता है एक्चुअली ब्लड क्लोटिंग, आज हम डिटेल में देखेंगे और उसके साथ हम लिम्फ या तो आप कह लो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले इस टॉपिक में हम समझने वाले कि एग्जैक्टली ब्लड क्लोटिंग क्या होती है और उसके पीछे की रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी बॉडी में। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड क्लोटिंग को हम जनरल हीमोस्टेसिस भी कहते हैं और इसे ही हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। So what is actually mean by the blood clotting? See, whenever a small cut takes place, small or large cut that doesn't matter, अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्किन पे अगर कट लग जाता है तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोक देना, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना, उसको ही हम कहते हैं उसको ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और या तो आप कह लो ब्लड कोएगुलेशन या तो आप कहो हीमोस्टेसिस। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना मतलब ब्लड क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस और ब्लड कोएगुलेशन। तो उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है हमें आज वो देखनी है। क्लियरली समझ रहे आपको? सी, व्हेनेवर एनी माइन्यूट और लार्ज कट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, in our skin, either it is due to the accidental, either it is due to the rupture of any blood vessel, either it is due to the injection, either it is due to the blood cutting, whatever the chances are there, when blood comes out of our skin, out of our body, how that blood undergoes stopping of that blood is called as a blood clotting, also called as hemostasis, also known as a blood coagulation. तो वो ब्लड को स्टॉप करना उसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, हेमोस्टेसिस या तो ब्लड कोएगुलेशन। अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर बॉडी if no injury takes place. Yes, this is the, you can say, a big question in front of us. Why blood does not clot in our body if injury does not take place? अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं होती है, जैसे कहीं पे भी कट वगैरह नहीं लगता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है या तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे केमिकल है। ठीक है, जैसे मैं पता है कि मैंने आपको ब्लड सेल्स पढ़ाए थे, तो ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट में एक सेल्स थे बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल। तो बेसोफिल एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं हिपेरिन। क्या केमिकल है वो? हिपेरिन। सो हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन it is natural anticoagulant. Guys, कोएगुलेशन समझने के लिए हमें हिपेरिन का फंक्शन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिपेरिन जब तक हमारी बॉडी में है ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, heparin is a one type of a chemical which is produced by basophil cells of a WBC. Heparin is a one type of a chemical which is produced by basophil cells of our WBC and heparin is a natural anticoagulant. मतलब क्या होता है? Natural anticoagulant. Anti means opposite. Coagulant means blood clotting. मतलब ये blood clotting के opposite काम करता है। जैसे हमें इंजरी होती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड स्टॉप होना मतलब ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड स्टॉप न होना मतलब क्या है? एंटी कोएगुलेशन। तो एंटी कोएगुलेशन कौन करता है? वो करता है हिपेरिन। तो देखो, अब मेरी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी नहीं, कहीं पे भी कट वगैरह नहीं लगा है, तो इसके लिए मेरी बॉडी में कौन काम कर रहा है? हिपेरिन काम कर रहा है। 24 आवर हमारी बॉडी में कौन काम करता है? हिपेरिन। और वो हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड को क्लॉट
नहीं होने देता जब तक हमें इंजुरी नहीं होती है। यस, 24 hours in our body heparin is active and it is not allowing our blood, or you can say blood platelets, to go undergo clotting process until we have a minute or major injury. Yes, जब तक हमारी बॉडी में कहीं पे भी इंजुरी कट नहीं होता है तब तक हमारी बॉडी में हिपेरिन ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। तो ब्लड को क्लोट कौन करता है? सो जनरली blood clotting is performed by you can say blood platelets. We also call them thrombocyte. Yes, ब्लड प्लेटलेट कौन परफॉर्म करता है? ब्लड मतलब ब्लड कोएगुलेशन को कौन स्टार्ट करता है? ब्लड कोएगुलेशन को जनरली हमारे ब्लड प्लेटलेट, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, 3 सेल्स से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और यही ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। सो व्हाट आर द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स? Blood clotting factors are those factors which are playing important role in a blood clotting mechanism or blood clotting reaction. तो blood clotting की जो reaction होती है जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, बेसिकली जो भी ये clotting factor है मैं आपको पढ़ाऊंगा सब, तो ये सभी जो होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड प्लेटलेट। तो एक चीज आप समझ लीजिए, मैं राइट हैंड में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड में मैं आपको हिपेरिन के बारे में बता रहा हूं। सो हिपेरिन इज एक्टिव इन आवर बॉडी अंटिल इंजुरी टेक्स प्लेस, यस, एंड प्लेटलेट्स आर इनएक्टिव इन आवर बॉडी अंटिल इंजुरी टेक्स प्लेस। जब तक इंजुरी नहीं होती उस वक्त हिपेरिन हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है और प्लेटलेट इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट का काम है ब्लड को क्लोट करना, और जब तक हमें इंजुरी नहीं होती तब तक ब्लड क्लोट करने की जरूरत ही क्या है? तो उस वक्त कौन काम करते हैं? उस वक्त हिपेरिन काम करते हैं। यस, और जब हमें इंजुरी होती है उस वक्त हिपेरिन इनएक्टिव हो जाते हैं और प्लेटलेट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तब हमें क्या करना है? ब्लड को क्लोट करना है, तब हमें ब्लड को स्टॉप करना है। तो उस वक्त हमें प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे और हिपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हिपेरिन का काम है ब्लड को फ्लो करना, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड को फ्लो क्यों करना है? ब्लड को स्टॉप करना है ना। तो हिपेरिन इंजुरी के टाइम पे इनएक्टिव होता है और प्लेटलेट एक्टिव हो जाते हैं। यस, heparin, until injury takes place, heparin is active in our body and platelets are inactive in our body, because if platelet will get active, our blood will get clot inside the body without any injury. Yes, so when injury takes place, heparin becomes inactive because now we don't wanted to flow the blood, we wanted to stop the blood, and platelet becomes active. So it is depend whether it is an injury or whether there is no injury. Yes guys, so I'll tell you how does mechanism of blood clotting takes place. Mechanism of blood coagulation. So let's start how does mechanism of blood coagulation start. So guys, as we know that हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे ब्लड को क्लोट करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? हमारे ब्लड को क्लोट करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है और प्लस कैल्शियम की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि बेसिकली जब सलून में शेविंग करते हैं और अगर गलती से ब्लेड लग जाती है तो जो सलून के बार्बर्स होते हैं वो यहाँ पे एलम लगाते हैं, फिटकरी। तो एलम में क्या होता है? एलम के अंदर कैल्शियम होता है। तो जैसे ये कैल्शियम हमारे ब्लड के विटामिन के से बाइंड होता है, तो कैल्शियम और विटामिन के को बाइंड होने के कारण प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव होती है, और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव हो गई तो समझ लो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। नॉर्मली ब्लड क्लोटिंग को 2 to 8 मिनट लगते हैं। नॉर्मली ब्लड क्लोटिंग्स आर रिक्वायर्ड 2 to 8 minutes for the normal person when there is no problem regarding the blood platelets. Yes guys? Okay. So remember, inside our body blood does not clot just because presence of a heparin, but outside the body blood get clot just because of a blood platelets. We also call them as a thrombocyte. So remember, there are only 2 steps in the blood clotting, or actually there are 3 steps.
but third step is very easy to understand. So first step is inactive prothrombin. अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा क्लोटिंग फैक्टर है. सो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन get converted into inactive prothrombin get converted into active thrombin. Now what is thrombin? Thrombin is also one type of clotting factor. See, these are the clotting factors. There are around 13 clotting factors are present in our body. There are around 13 clotting factors are present in our body. So first step, inactive prothrombin get converted into active thrombin in presence of which enzyme? Enzyme is prothrombinase. Now which clotting factor basically produce this prothrombinase enzyme? So the prothrombinase enzyme is produced by thromboplastin, and this enzyme becomes active in presence of calcium ions plus vitamin K. So देखिए पहली स्टेप क्या होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसे क्लोटिंग फैक्टर है. जैसे ही हमारे मान लो यहाँ पे कट लग जाता है, तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट आप कह लो, ये ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग फैक्टर की मदद से ये वाली एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेस. और प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करती है? कैल्शियम आयन और विटामिन के साथ बाइंड होने के बाद एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के कारण ये क्या करती है? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन एक्टिव थ्रोम्बिन में करती है. मैकेनिज्म ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग इज स्टार्टिंग बाय द ब्लड प्लेटलेट्स, और यू कैन से थ्रोम्बोसाइट. दे आर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. This thromboplastin is producing one enzyme. The name of enzyme is a prothrombinase. This enzyme get active in presence of calcium ion and plus vitamin K. When calcium ion and vitamin K bind with each other, this enzyme get active. And when this enzyme get active, it convert inactive prothrombinase into active thrombin. So finally we get the active thrombin. This is the first step in the blood clotting mechanism. Now second step is soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen. Now this forms fibrin clot. We also called it as a blood clot or plug of platelets, or also simply we called it as a hemostasis. This is a step number 3rd. Yes, and this one is a step number 2nd. तो देखिए सेकंड स्टेप क्या है? soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen. अब काफी स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे insoluble होना चाहिए, यहाँ पे soluble होना चाहिए. ऐसा नहीं है. देखिए ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है? हमारा ब्लड क्या है? हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन है तो लिक्विड ना. तो उस लिक्विड का जेल में कन्वर्ट करके, उस जेल का फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ब्लड को स्टॉक करना है. आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, फिर बेसिकली डॉक्टर बैंडेजेस करते हैं. तो बैंडेजेस जब 2-3 दिन के बाद निकालते हैं तो वहां पे क्या ना एक जाली जैसा मैश नेट के जैसा बना होता है. यस, तो नेट के जैसे क्यों बनता है? क्योंकि वहां पे फाइब्रिन क्लॉट मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है. जैसे हम बोतल के ऊपर कैसे ढक्कन लगाते हैं, ऐसे ही प्लग लग जाता है. सो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट. सो अगर ब्लड हमारा सोल्यूबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो तो फ्लो होते रहेगा. तो हमें उसे सोल्यूबल में से किस में कन्वर्ट करना है? इनसोल्यूबल में, ताकि उसकी जो फ्लो की कैपेसिटी वो 0 हो जाए और डायरेक्टली क्या हो जाए? वो क्लोट हो जाए. तो 2 से 8 मिनट के अंदर ये तीनों प्रोसेस हो जाती है. और फाइब्रिन क्लॉट को नियर अबाउट, फाइब्रिन क्लॉट भी 2 से 8 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, तीनों स्टेप हो जाती है. लेकिन फाइब्रिन क्लॉट ये 3-4 दिन तक रहता है.
और उसके बाद हमें पता है कि एक वाइट कलर की स्किन आती है, फिर वो ड्राई होने के बाद फिर से हमारी स्किन टोन मैच करने वाली नई स्किन आ जाती है। लेकिन वो ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग सिर्फ यहाँ तक ही होता है 2 to 8 मिनट। सो नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग इज 2 to 8 मिनट, बट देयर आर सम डिसीजेस इन विच लाइक अ ब्लीडर्स डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, उसमें पेशेंट के अंदर ऐसे जीन्स में, जेनेटिक्स में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि उनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जल्दी से उनके अंदर काम नहीं करते हैं। सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। आई होप सो मैंने आपको पूरा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है और काफी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज इफ यू आर मीन्स अगर आप अपने बायोलॉजी के फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, और आप भी अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे बायोलॉजी के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, या तो आप कह लो लिम्फ नोड। तो बेसिकली हम लिम्फ नोड हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी लिम्फेटिक सिस्टम ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम, तो पहले ये समझ लीजिए सीधी सरल भाषा में कि लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। लाइक हमारा ब्लड हार्ट से होके बॉडी के सभी सेल्स के साइटोप्लाज्म तक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5 सेल है, 5 सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म तक ब्लड जाता है। लेकिन इन सेल्स के जो बीच में जो गैप होता है, जैसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या तो इंट्रासेल्युलर स्पेस, तो सेल्स की गैप में जहां पे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम को दिया होता है। मैं आपको सिंपली तरीके से समझाता हूं। नाउ जस्ट इमेजिन दिस वन इज वन सेल, this one is another cell, this one is third cell, this one is fourth cell, fifth cell, sixth cell. Now all are these cells. So the cytoplasm of this cell, cytoplasm of this cell is getting nutrient via artery and waste collected via vein. Both are the type of blood vessels. तो इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर आर्टरी ब्लड लेके जाती है, मतलब क्या लेके जाती है, न्यूट्रिएंट वाला ब्लड लेके जाती है, और वहां पे जो वेस्ट कलेक्ट होता है यूरिया, उसे वेन कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लड द्वारा, दिस इज वाया blood vessels, okay, but here we are not talking about nutrient, here we are talking most probably about the waste material, but not even though from the cytoplasm of cell. अब आप देखिए ये वाली जो जगह है सेल्स के साइटोप्लाज्म, मतलब काफी सेल्स की जो बीच में जो जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। यस, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जो वेस्ट फॉर्म होता है, वेस्ट होता है, उस वेस्ट को कलेक्ट करने का काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम को। तो आज हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जहां पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं जा पाती है, वहां से वेस्ट कलेक्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम को दिया होता है। यस, ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी सेल, and blood vessels like a vein is collecting waste material from cytoplasm of every cell. This is about artery and vein, but it is only related, they are only limitation up to the cytoplasm of a cell. But in the tissue between the many cells, extracellular space is available, and that extracellular space have a waste material, and that waste material is collected by the lymphatic system. So let's begin. Basically, lymphatic system is made by the 4 important organs. First organ is on self lymph. Yes. Second organ is lymph node. Third organ is lymphatic
vessels or we can called lymphatics. ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को हम रखते हैं साइड में. Now lymphatic vessels are of two category. One is capillary, and first I should write here, first one is vessel and then there is a capillary. So जैसे हम कैसे कहते हैं आर्टरी, तो आर्टरी क्या है, एक बड़ी वेसल है और आर्टरी में से छोटी वेसल कौन सी बनती है, कैपिलरीज. एक्चुअली आर्टरी में से आर्टेरियोल बनते हैं और आर्टेरियोल में से कैपिलरी बनती है. तो जनरली लिम्फेटिक सिस्टम में कैसे होती है, जो बड़ी वाली वेसल होती है उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, और उसमें से जो छोटी छोटी इनरवेटिंग ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस को हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो अब देखिए डिटेल में, व्हाट इज मीन बाय लिम्फ. Lymph is also one type of a connective tissue, same like a blood, but there are so many difference between blood and lymph. I'll tell you. Lymph is a one type of a connective tissue, same like a blood, but blood have red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Correct? But lymph have no RBC, no platelet. It have only blood, plasma and platelet. Are you getting, guys? Blood have RBC, WBC, platelet and blood plasma. Lymph have only WBC and only plasma. There is no need of a RBC, there is no need of a blood platelet. अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि RBC और platelet की जरूरत क्यों नहीं है. RBC's function is to carry oxygen and collect the carbon dioxide via hemoglobin. Yes, but oxygen is needed only by the cytoplasm of a cell, and here we are collecting waste material from the intracellular spaces, no, and therefore there is no need to transport oxygen and collect carbon dioxide from intracellular spaces. Correct? And why there is absence of blood platelet? Because we are not transferring actually blood, so there is no chance of a blood clotting, therefore there is no need of a blood platelet. So lymph is without RBC and without platelet. Lymph only contain WBC and blood plasma. Yes, blood plasma, here we will say lymphoplasma. Now second thing about basically what is a lymph node. पहले एक्चुअली जो lymph का है ना कलर है ना ट्रांसपेरेंट होता है. जैसे प्लाज्मा का कलर कैसे येलो स्ट्रो होता है, तो lymph का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और जैसे ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, लिम्फ में आरबीसी हीमोग्लोबिन दोनों नहीं है, तो इसके लिए लिम्फ का कलर ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है. व्हाट इज अ लिम्फ नोड. लिम्फ नोड आई टेल यू, सी लिम्फ में देखो इट हैव प्लाज्मा एंड WBC ओनली. यस, एंड कलर इज यू कैन से व्हाइट और ट्रांसपेरेंट. व्हाइट कह लो या ट्रांसपेरेंट कह लो. व्हाट इज लिम्फ नोड. लिम्फ नोड इज अ kidney shaped organ. Lymph node is a kidney shaped organ which act as filter of antigen even cancer cells. Lymph node क्या है. Lymph node is nothing but one type of a kidney shape organ, not kidney shape organ which is located throughout the body in many areas like a T lymphocyte, B lymphocyte. lymph node हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गनों के अंदर है, काफी सारे मतलब पूरी बॉडी में काफी सारी जगह पे, ऑर्गन के अंदर नहीं, सॉरी अपोलोजाइज फॉर यूजिंग सच वर्ड्स. सो lymph node हमारी बॉडी में काफी सारी बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली lymph node यहाँ पे होते हैं नेक रीजन में. So when we are eating something, when we are inhaling something, in case if we get a bacteria, viruses, some antigenic portions, then these organs are antigens are basically filtered in this lymph node, and they are captured by the lymph node and they are destroyed by the white blood cells. And even though lymph node also have some capacity to basically identify कैंसरस सेल्स. यस, बट कैंसर की ट्रीटमेंट में लिम्फ नोड के अंदर काफी सूजन आ जाती है, जैसे हम कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी, स्वेलिंग ऑफ अ लिम्फ नोड. यस, और जनरल कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे हम बेसिकली
कीमोथेरेपी कहते हैं, तो कीमोथेरेपी में लिम्फ नोड में सूजन भी आ जाती है। अब हम लिम्फ नोड की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। सो ये चीजें समझ लीजिए। lymphatic vessels which are also called as the lymphatics, first they are the large vessels, so they are vessel, and then vessels are converting into the capillary, like artery is converting into capillary, veins are also converting into capillary. Artery produces arteriole, arteriole produces capillary, but this is called as a arterial capillary because they transfer oxygen. Here vein converting into venule, venule converting into capillary, but this capillary are called venous capillary because they collect CO2. They collect CO2 as well as waste material like a urea. अब हम एक important topic की तरफ आगे बढ़ते हैं. See, here we are collecting waste from intracellular spaces, no? So this is the one cell, this one is another cell, this one is third cell, fourth cell, fifth cell, sixth cell. So now we are having this kind of a gap. So this gap will have some fluid. अब इन सभी सेल्स के बीच में कुछ ना वेस्ट मटेरियल छुपा होगा और वो वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी के आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे बढ़ते हैं? बिकॉज एनसीईआरटी में इतना हमें दिया नहीं हुआ है। So there is a waste material which lymphatic vessels and lymphatic capillary or lymphatics are collecting. That waste material is present in interstitial fluid. It is not intestinal fluid, it is interstitial fluid. Now where it is interstitial fluid is present? It is present all over the body. ये हमारी बॉडी में पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, पूरी की पूरी बॉडी में। लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, 4 अलग अलग प्रकार के फ्लूइड से बना होता है और मैं आपको उनका परसेंटेज भी बता देता हूँ सॉरी। सो फर्स्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो है इंट्रा सेल्यूलर fluid, intracellular fluid which is around 67%, and then there is a extracellular fluid which is around 26%. पहला होता है intracellular fluid which is around 67%, and then there is a extracellular fluid which is around 26%. Then intravenous, third one is intravenous fluid which is around 7%, and then last one CSF stand for cerebrospinal fluid. ठीक है, cerebrospinal fluid. Now this how much it is? It is actually less than 1%. Actually बाकी 100 हो ही गया, देखो 67, 26, 7 ये 100 हो ही है। ये एक्चुअली लेस देन 1 है, मतलब नियर अबाउट ये। अगर टोटल हम हमारी बॉडी में से पूरा वेस्ट मटेरियल कहां से? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर से नहीं, सेल्स के गैप के बीच में से, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अगर हम 100% वॉल्यूम कंसीडर करें तो ये 4 कैटेगरी में आता है। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है और उसे कौन कैप्चर करता है? उन्हें कैप्चर करते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरी। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब हम एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली लिम्फेटिक वेसल्स, एक लिम्फेटिक वेसल्स ऐसी होती है जिन्हें हम कहते हैं लैक्टियल्स। ध्यान से सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। There is a one lymphatic vessels which is called lacteals. Why? I'll tell you. This lacteals collect fat, or you can say lipid from intestine. हमारे इंटेस्टाइन पोर्शन में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक लिम्फेटिक वेसल कलेक्ट करती है और उसको नाम दिया हुआ है लैक्टियल्स। अब उसको नाम लैक्टियल्स क्यों दिया हुआ है ये समझ लीजिए। दिस lymphatic vessel which we are calling as a lacteals, it basically collect the fat, or you can say lipid. The color of a fat is basically white, and white color we compare with a milk, and milk have a which sugar? Milk have a sugar called lactose, and therefore this vessels is called lacteals.
Is it clear, guys? I am asking you, is it clear to everybody? There is a one lymphatic vessel which is called as the lacteals, just because this lacteal is collecting interstitial fluid from the intestine, and that fluid is white in color, milky in appearance. White in color, milky in appearance. White color we compare with the milk, and milk have a sugar called as the lactose. Therefore, we are comparing that lactose with the lacteals. Lymphatic vessels एक है lacteal, क्योंकि ये फैट और लिपिड, फैट मतलब लिपिड कलेक्ट करती है, और लिपिड और फैट का कलर होता है व्हाइट. व्हाइट कलर हम मिल्क के साथ कंपेयर करते हैं, और मिल्क में लैक्टोज नाम का शुगर होता है, इसके लिए हम उसे लैक्टियल्स बेसिकली कहते हैं. अब आपको एक और चीज मैं बता दूं कि लैक्टियल्स जो फैट को कलेक्ट करती है, वो फैट कौन से फॉर्म में होता है? फैट छोटे छोटे टुकड़ों में होता है. अब मान लो जैसे हमारी ब्लड वेसल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल सबको कलेक्ट कर सकती है, एब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन फैट को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती. तो फैट का छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है. फैट कन्वर्ट टू स्मॉल पीसेस. दिस पीसेस इज कॉल्ड मिसेल्स, एंड दिस मिसेल्स आर कवर्ड बाय वन कवरिंग. इट इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन. इन्हें हम क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन. नाउ काइलोमाइक्रोन को साइंटिफिकली और एक नाम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए UDLP. इट इज ऑल्सो कॉल्ड UDLP. UDLP स्टैंड फॉर अल्ट्रा डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इट स्टैंड फॉर अल्ट्रा डेंसिटी लिपोप्रोटीन. So guys, this was topic explained by myself. I hope so. मैंने आपको पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया हुआ है कि क्या होता है lymphatic system. Lymphatic system is mainly made by the four organ. One is a lymph, means four important things. One is a lymph, second one is a lymphatic system. I mean to say lymph node, and third one is a lymphatic vessels, and fourth one is lymph capillary. और आप अगर इन दोनों को साथ में कंसीडर करो तो lymphatic vessels, or you can say lymphatics. So thank you so much for watching this video. This video was very interesting topic related to lymphatic system. अगर आप बेसिकली किसी और का वीडियो देखो तो आपको बेसिकली ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं की गई होगी. ये वाली मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि 100% इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती है, उसका सेपरेशन क्या होता है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारी शानदार वीडियो, अच्छी से अच्छी बायोलॉजी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे. और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उन तक भी ये वीडियो शेयर करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.